बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 MCQs हैं। इट मीन्स के अच्छी खासी वेटेज है इस चैप्टर की। चैप्टर हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कस किया, E/m वैल्यूज़ कैलकुलेट की और उसके बाद हमने रेडियस और एनर्जी के लिए इम्प्रेशन कैलकुलेट किए। इसके बाद बेटे हमने स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन स्टार्ट किया था और स्पेक्ट्रम वाले पोर्शन में हमने स्पेक्ट्रम सीखा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी तरह लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था और इसका ओरिजिन जो था वो डिस्कस किया हमने। वेव फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर भी कैलकुलेट कर लिया। आपके लिए मैंने थोड़ा सा काम दिया था, आपने लेमैन और बाल्मर सीरीज़ के लिए इम्प्रेशन बनाने थे फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। अब आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था, हमने पास्टुलेट्स की फॉर्म में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक पास्टुलेट था। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है तो वो अपने ही ऑर्बिट में रहेगा, ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा। सेकंड था, फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ड्यूरिंग दिस एनर्जी या तो एमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी। अगर जंप करके ऊपर जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, अगर वापस आता है तो उतनी ही एनर्जी एमिट करके वापस आएगा। और उस एनर्जी को हमने डेल E = E2 - E1 या HV कह दिया था। फाइनली हमने ये कहा कि सिर्फ उन्हीं रास्तों पर या उन्हीं दायरों में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करेंगे जहाँ पर उनका एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π होगा। और यहाँ पे n क्या था, क्वांटम नंबर था, यानी कि शेल नंबर था। 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था उसके पास्टुलेट्स डिस्कस किए। इसके अलावा बोहर्स ने भी इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ऊपर या नीचे आएगा, एनर्जी एमिट होगी, उस एनर्जी का अगर आप स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो आप उसे प्रिज्म में से एनर्जी को पास करवाएं या डिटेक्टर की मदद से आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो एनर्जी एमिट हुई उस एनर्जी का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात की गई बोहर ने, जो हमने मॉडल में डिस्कस नहीं किया एटॉमिक मॉडल में। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारी डिस्कशन है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो हमें फ़िलहाल अभी नहीं बताई गई, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री में अभी हम इनिशियल लेवल्स पर हैं, ठीक है। आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा और अब फर्स्ट ईयर में, मतलब इनिशियल लेवल ही है हमारा। तो आज हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, और माइट पॉसिबल के डिफेक्ट्स ऐसी डिस्कशन से रिलेटेड हों जिनको आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में डिस्कस नहीं किया था। स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं चीज़ों को कोरिलेट करता जाऊँ। तो सबसे पहले जो आपके पास डिफेक्ट होगा बोहर एटॉमिक मॉडल का दैट इज़ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पहली हेडिंग आप देंगे स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हुआ क्या, बोहर्स ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, बोहर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में रहेंगे और उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे, एनर्जी ना तो एमिट होगी ना अब्जॉर्ब होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो जंप करके अपर शेल में जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो जंप करके नीचे वाले शेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी एमिट होती है, अगर इसका स्पेक्ट्रम देखा जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एनर्जी के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, बोहर्स ने जो स्पेक्ट्रम दिए वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बता दिया, ठीक है। इसी तरह He+ का स्पेक्ट्रम बता दिया। लिथियम की अगर हम बात करें
तो He+2, ठीक है। ब्रीलियम की बात करें तो +3, Li+2 और +3। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये जितने भी मैंने ऊपर एटम या आयंस बना दिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर +1 कहूँगा तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, +2 कहूँगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए गए, फिर भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ब्रीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर +3 कहूँगा इसका मतलब ब्रीलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये सारे के सारे ऐसे एटम या आयंस लिख दिए जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इन सब के स्पेक्ट्रम को बोहर्स ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देयर स्पेक्ट्रम वर एक्सप्लेन्ड, कि इनके स्पेक्ट्रम तो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन अब मैं खाली इसकी अगर बात करूं आयन नहीं गैशियस फॉर्म में, कहता है जी कि He, लिथियम की बात कर लें आप, ब्रीलियम, अब आप आयंस नहीं लिखें, एटम बना लें। अगर इन्हें देखेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऐसे एटम्स हैं जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, आर मल्टी और पोली, यानी कि इनके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसे एटम्स के जो स्पेक्ट्रम थे, इनके स्पेक्ट्रम को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देयर स्पेक्ट्रम वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर, या अपनी वर्डिंग चेंज करके आप ये भी कह सकते हैं कि बोहर वर अनएबल टू एक्सप्लेन देयर स्पेक्ट्रम, जो भी आपको वर्डिंग अच्छी लगे। तो ये इसका पहला जो था डिफेक्ट था कि जनाब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये एक्सप्लेन कर सकता है। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि जो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उन्हें बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया उनके स्पेक्ट्रम को, लेकिन जो मल्टी और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इनके जो स्पेक्ट्रम थे बोहर उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इसका मतलब जो काम नहीं कर सके वो डिफेक्ट हो गया इसका पहला। अब सेकंड डिफेक्ट की तरफ आते हैं। फाइन लाइंस, या फाइन मैं स्पेक्ट्रल लाइंस भी कह सकता हूँ, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, या आप इसे फाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, फाइन स्पेक्ट्रल लाइन या फाइन स्ट्रक्चर। ले जी, अब बोहर एटॉमिक मॉडल जो था इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके नीचे वाले शेल में आता है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई आप उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, आपको स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ लाइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रम, या आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम आया, ठीक है। आपने क्या किया, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसमें आपने एक लाइन को हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन सिंगल लाइन वर ऑब्जर्व्ड बाय हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप। आपने एक सिंगल जो थी वो लाइन उसे हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखा, तो ये कंसिस्ट कर रही थी या ये डिवाइड हो गई मैनी लाइंस, और इन लाइंस को आपने क्या नाम दे दिया, फाइन लाइंस का या
फाइन स्ट्रक्चर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइन लाइन का नाम दे दिया या फाइन स्ट्रक्चर का। अब यहाँ से हमें क्या डिफेक्ट नज़र आया बोहर का? फाइन लाइन क्यों नज़र आ रही हैं? बोहर इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, लेकिन जब आप अपनी बुक रीड करेंगे, बुक में वो आपको बताते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर तो सिंगल लाइन नज़र आ रही होती तो इसका मतलब सिर्फ ऑर्बिट काफ़ी था, एटम में सिर्फ ऑर्बिट ही होता। बोहर ने कहा था जी न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर तो हमें सिंगल लाइन नज़र आती तो हम कहते हैं जी कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। फाइन लाइंस नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट के अलावा और भी कोई ऐसे पाथ या ऐसे ट्रैक या ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और बाद में ऐसे प्रूफ हो भी गया। ठीक है, यहाँ से हमें यह भी आइडिया मिलता है कि सिर्फ एक क्वांटम नंबर काफ़ी नहीं है इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन की मोशन को या एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो इसका डिफेक्ट है दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। अब इस डिफेक्ट में वो क्या बताते हैं, बोहर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें जो स्ट्रक्चर बताया गया एटम का दैट वाज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं और इन शेल्स या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। जनाब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को घूम रहे हैं और ये जिधर मर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मान लिया जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। लेकिन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा गया विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज तो एटम 3 डायमेंशनल बॉडी थी, 2 डायमेंशनल नहीं थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल। एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है। बोहर कहता है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एटम इज फ्लैट, कि एटम 2 डायमेंशनल है, बिल्कुल फ्लैट है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, जो कि रॉन्ग है, इसका मतलब ये भी बात जो है वो रॉन्ग है। एटम के अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर डायरेक्शन में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी है। अकॉर्डिंग टू बोहर स्ट्रक्चर एटम, मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई भी कि बोहर कहता है जी एटम इस तरह का होना चाहिए, इसका मतलब सेंटर में न्यूक्लियस है और साइडों पर ऑर्बिट्स हैं। तो अगर इस पिक्चर को फॉलो करेंगे आप तो इट्स अ फ्लैट सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है ये भी डिफेक्ट्स आ जाता है बोहर के मॉडल में। लास्ट हम डिस्कस करेंगे ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट को। तो मैं सबसे पहले ज़ीमैन इफेक्ट लिख देता हूँ। ज़ीमैन इफेक्ट क्या था? उन्होंने कहा जी कि अगर आप क्या करें, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, अगर लाइन स्पेक्ट्रम है तो इट मीन्स कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा होगा वो लाइंस की शक्ल में होगा। अगर आप उस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लाइंस आपके पास आपको नज़र आ रही थी ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम का फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस में जो था वो स्प्लिट हो जाना, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को या इस इफ़ेक्ट को हम ज़ीमैन इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ज़ीमैन इफेक्ट कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कि बुक में जो एग्जाम्पल आपको बताएगी दैट इज़ सोडियम स्पेक्ट्रम। अगर हम सोडियम का स्पेक्ट्रम देखें और आपको याद हो तो सोडियम का स्पेक्ट्रम किस तरह का था, 2 येलो कलर्ड लाइंस थी जो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे थी एक दूसरे से, ठीक है। 2 येलो कलर्ड लाइंस, 2 येलो कलर्ड लाइंस थी, ठीक है, जो कि फर्दर अगर आप उसे स्पेक्ट्रम को, सोडियम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में या सोडियम को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, फिर आप उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो 2 ये जो येलो कलर्ड लाइन थी ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो येलो कलर लाइन है ये क्या हो जाती हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इनटू स्पेक्ट्रल लाइंस। ये फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास स्टार्क इफेक्ट भी है, आप उसे भी देख लेते हैं जी हम कि स्टार्क इफेक्ट क्या है। स्टार्क इफेक्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आप वो ऑब्जेक्ट जिसका स्पेक्ट्रम आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड थी, स्टार्क ने इसी जो था वो प्रोसेस को देखा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहूँ या इसे सिंपली डिफाइन करना चाहूँ तो सेम लाइंस हैं बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा स्टार्क इफेक्ट की, आप देख सकते हैं बुक से। इसके एग्जाम्पल को अगर आप देखना चाहते हैं तो बुक में उन्होंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। उन्होंने कहा जी कि हाइड्रोजन का अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, लाइन स्पेक्ट्रम है। अगर आप क्या करें, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये उसके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। आपने इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल की और अब यहाँ से लाइट एमिट होना शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेज, लेकिन आपको तो ग्लो नज़र आएगा सिर्फ, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपको रेज जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, आपको सिर्फ ग्लो नज़र आएगा। आप अब क्या करें, आप अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव में, उसके बाद ये जो लाइंस आ रही हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है, अगर आप इसे देखेंगे तो अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर आपको बड़ी फाइन लाइंस में स्प्लिट होती हुई दिखाई देंगी। ये एक लाइन में भी बहुत ज़्यादा लाइंस में आगे स्प्लिट हो जाए। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इफेक्ट है इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। अब ये इफेक्ट क्यों हो रहा है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज फेल टू एक्सप्लेन दीज इफेक्ट्स। इसके बाद समरफेल्ड थे, उन्होंने बताया कि ठीक है सेंटर में न्यूक्लियस है, साइडों पर ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स सर्कुलर हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी इनसे हट के इलिप्टिकल जो हैं वो ऑर्बिट्स या रास्ते भी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह स्पेक्ट्रम का डिस्टर्ब हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस वजह से ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो इलिप्टिकल पाथ हैं ये डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में लिटिल बिट चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बड़े डिफेक्ट्स थे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ से बोर्ड रिमूव करके स्टार्ट कर दूँगा, एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर।
इजी टॉपिक है बेटे, मुश्किल नहीं है। अगर हमें एक्सरेज प्रोड्यूस की होती हैं ये समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक हम इजीली समझ जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। Dear student, next topic is X-rays and atomic number। जी, तो एक्सरेज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहते हैं जी कि एक्सरेज क्या है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड कब, व्हेन फास्ट मूविंग या हाई स्पीड मूविंग या जो है वो इलेक्ट्रॉन विद हाई वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन फास्ट मूविंग electrons collide with heavy metal एनोड। तो इस दौरान एक्स-रेज प्रोड्यूस होंगी। मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बाद में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। पहले इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। देखें एक्स-रेज कब प्रोड्यूस होंगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई अपरेटस है जिसमें ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, ठीक है। लेट्स से इट इज कैथोड और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एनोड है। हमें पता है कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। इस कैथोड के साथ एक टंगस्टन फिलामेंट जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है, जो बुक में नहीं दिखाया गया, आप भी नहीं बनाए, नो इशू। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब नेक्स्ट काम क्या है, ये जो एनोड है इससे कनेक्ट कर दिया जाता है विद अ टारगेट मेटल एंड दैट टारगेट मेटल इज़ अ हैवी मेटल। और इस हैवी मेटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे मोस्टली वी से दैट कि 45 के एंगल पे आके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे। जी मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूं। ये आपके पास क्या है, हैवी मेटल है कोई, ठीक है। उसके बाद ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड के साथ आपने एक टंगस्टन फिलामेंट जो है वो एडजस्ट कर दिया। कैथोड इस टंगस्टन फिलामेंट को हीट करेगा और याद रखिएगा बेटे टंगस्टन फिलामेंट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन गन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये टंगस्टन फिलामेंट हीट होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह दिखा देता हूँ। रास्ते में आपके पास एक कनकेव सरफेस है, वो क्या करती है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पे कन्वर्ज कर देगी या कंसाइड कर देगी। मैं इस तरह कर देता हूँ, लें जी। इसका मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस हैवी मेटल पे एक ही पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से क्या होगा, इस हैवी मेटल में से एक्स रेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ कमिंग इलेक्ट्रॉन। कमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, एक्स रेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। अगर कमिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो एक्स रेज भी कम प्रोड्यूस होंगी। अब बेटा एक्स रेज प्रोड्यूस क्यों होती हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे लिए बाकी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। लेट्स से इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
ये फर्स्ट शेल जिसे आप के शेल भी कहते हैं, ये सेकंड शेल जिसे आप एल शेल भी कहते हैं, और इसी तरह ये थर्ड शेल जिसे आप एम शेल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं डिफरेंट प्लेसेस। मैं सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा ताकि क्राउडेड डायग्राम ना हो और हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाए। इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद होंगे। लें जी, ये आपके पास के शेल है, ये आपके पास एल शेल है, और ये क्या है, एम शेल है। और ये मैंने एटम बना दिया इस हैवी मेटल का, याद रखिएगा बेटे। अब होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ये स्ट्राइक करेंगे आके, कैथोड रेस के इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे आके। लेट्स सपोज कि इन्होंने आके हिट किया के शेल के इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया जो कि कैथोड रेस का इलेक्ट्रॉन था। इन्होंने क्या किया, आके स्ट्राइक किया के शेल में मौजूद इस इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, बाहर आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, इसका मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे आता है तो इस दौरान यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगी, और इन्हीं रेडिएशंस को आप नाम देते हैं एक्स रेस का। के शेल में से एमिट हुई तो ये के सीरीज से बिलोंग कर रही होंगी। ठीक है, अगर तो के नेक्स्ट एडजेसेंट शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तो ये के अल्फा है, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो के शेल में ही इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट तो होंगी इस केस में भी, लेकिन इस केस में जो रेडिएशंस एमिट होंगी वो भी के सीरीज से बिलोंग कर रही होंगी, लेकिन वो के बीटा हो जाएंगी। ये भी चांसेस हैं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन एम शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। एम शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ से भी होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्रिएट होगा तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इस होल को फिल करने, तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उन्हें भी आप एक्स रेज का नाम देंगे। अब ये कौन से शेल में से एमिट हो रही हैं, एम शेल में से, तो ये एम सीरीज से बिलोंग कर रही होंगी। अगर एडजेसेंट से आ रही हैं तो एम अल्फा, और अगर इससे भी ऊपर वाले से आते हैं इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए तो एम बीटा। ठीक है, तो ये बड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाह रहा था आपको पता हो। अब हम नेक्स्ट आगे एक्स रेज को डिस्कस करते हैं। एक्स रेज क्या है, मैंने कहा जी कि एक्स रेज प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद हैवी मेटल एनोड। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आए और उन्होंने आके इस एनोड से आके जो था वो कोलाइड किया। हैवी मेटल एनोड क्यों है, क्योंकि इस मेटल को हमने एनोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो रेस प्रोड्यूस होती हैं, इसके रिजल्ट में इस हैवी मेटल एनोड में से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस प्रोड्यूस होंगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस होंगी। ये जो रेज प्रोड्यूस होंगी इन्हें आप एक्स रेज का नाम देते हैं, कॉल्ड एक्स रेज। इन्हें आपने एक्स रेज का नाम दे दिया। ठीक है, आप अगर मेटल चेंज करेंगे तो एक्स रेज भी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्स रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनकी वेवलेंथ डिपेंड करती है मेटल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयर वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन टारगेट मेटल, कि आपने कौन सी टारगेट मेटल रखी है। अगर आप टारगेट मेटल चेंज करेंगे तो प्रोड्यूस होने वाली जो एक्स रेज हैं इनकी वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इट मींस वेवलेंथ डिपेंड अपॉन टारगेट मेटल। अब किया क्या गया कि ये जो एक्स रेज थी इन्हें प्रोड्यूस करवाया गया। इन एक्स रेज को एल्यूमिनियम की स्लिट में से पास करवाया गया, और एल्यूमिनियम स्लिट्स में से पास करवाने के बाद पोटाशियम फेरोसाइनाइड क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करवाया, और स्ट्राइक करने के बाद जब ये डिफ्रैक्ट हुई तो डिफ्रैक्ट होने के बाद इनका स्पेक्ट्रम देखा गया, तो देयर स्पेक्ट्रम वाज लाइन स्पेक्ट्रम। मैं अपनी की गई बात को यहाँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम लेकर चलूँगा कि एल्यूमिनियम स्लिट्स रखी गई,
स्लिट्स किस लिए, ताकि एक जो था वो बीम प्रोड्यूस हो एक्सरेज की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि ले जी ये दो एल्यूमिनियम की स्लिट्स रखी गई, एक्सरेज इस तरफ से आ रही थी तो एक्सरेज को स्लिट्स ने ब्लॉक कर दिया और एक स्ट्रेट बीम जो थी एक्सरेज की वो पास कर दे दी। इसका मतलब अब हमारे पास एक्सरेज की एक स्ट्रेट बीम आ गई है। हमने क्या किया, इस स्ट्रेट बीम को एक विंडो में से इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब विंडो में से पास आउट करवाया। विंडो में से जब ये एक्सरेज पास आउट होंगी तो पास आउट होने के बाद इन्हें डिफ्रैक्ट करवाया गया किसके ऊपर से, पोटाशियम फेरोसाइनाइड की क्रिस्टल से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटाशियम फेरोसाइनाइड क्या है, K4FeCN6, इसे आप नाम देते हैं जी पोटाशियम फेरोसाइनाइड का। इस क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट करवाया गया। डिफ्रैक्ट करवाने के बाद ये जो एक्सरेज थी इनका स्पेक्ट्रम देखा गया किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। ये बुक में आपको वर्ड्स मिलेंगे, मैं डायग्राम की मदद से चल रहा हूँ। तो जब इसका स्पेक्ट्रम देखा गया तो स्पेक्ट्रम वाज क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इनका जो स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। ठीक है, अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था, इस लाइन स्पेक्ट्रम को के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज में डिवाइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो एक्सरेज जो एमिट हो रही थी उनके लिहाज से कि वो किस शेल में से एमिट हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लाइन स्पेक्ट्रम को आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट सीरीज में, और वो डिफरेंट सीरीज़ कौन सी थी, के सीरीज़ थी। ठीक है, के में दो आ जाते थे, के अल्फ़ा और इसी तरह के बीटा। इसी तरह एल सीरीज़ थी, उसमें भी दो आ गए, एल अल्फ़ा और एल बीटा। इसी तरह एम सीरीज़ थी, एम में भी दो जो थे वो सीरीज़ डिवाइड कर दी गई, सब डिवाइडेड इनटू एम अल्फ़ा और एम बीटा, एंड इसी तरह सो। ठीक है, अब यहाँ तक तो स्टडी हो गई एक्सरेज की कि एक्सरेज प्रोड्यूस क्यों हुई, क्या मतलब उनका स्पेक्ट्रम किस तरह का था, कॉन्टीन्यूस था, लाइन स्पेक्ट्रम था। सिर्फ ये बताया गया कि लाइन स्पेक्ट्रम था और उसे भी हमने के एल एम सीरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। अब फर्दर आगे मूजले ने एक्सरेज को सिस्टमेटिकली और एक बड़े कंपेरिहेंसिव वे से एक्सरेज को स्टडी किया अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से। मूजले ने क्या किया, इसने कोई 38 एलिमेंट्स को एम्प्लॉय किया, मतलब इस्तेमाल किया एज हैवी मेटल। एलुमिनियम से लेके गोल्ड तक की मेटल्स को उसने इस्तेमाल किया एज हैवी मेटल, और उसने इन हैवी मेटल से आने वाली जो एक्सरेज थी उनकी वेवलेंथ को देखा। तो उसके रिसर्चर्स ने बताया कि इन एक्सरेज की वेवलेंथ की जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 0.4 to 8 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और अपने इन सारे रिजल्ट से मूजले ने कुछ अपने जो कंक्लूजन थे वो बताए। उन कंक्लूजन्स को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो MCQ के लिहाज से बातें आप याद रखेंगे। कितने एलिमेंट्स को उसने एम्प्लॉय किया, मूजले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे लिखूँगा। मूजले एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 38 एलिमेंट्स को एम्प्लॉय किया। "38 elements were used as एनोड। ठीक है, टारगेट मेटल या एनोड भी आप कह सकते हैं। इसके रिसर्चर्स ने 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉन तक इनमें से आने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ देखी, तो इतनी रेंज तक जो वेवलेंथ थी उसे मिली। इन्होंने
एलिमेंट चेंज किया, एक्स रेज की वेवलेंथ चेंज होगी, एलिमेंट चेंज किया, एक्स रेज की वेवलेंथ चेंज होगी। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट से इसने कुछ कंक्लूजन निकाले और उन कंक्लूजन्स को इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स जो था वो बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं भी बेटे आपके साथ इस तरह एक्सप्लेन करूँगा इन्हें। तो बेटे इट इज़ ऑल इन दिस लेक्चर के डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या थे, उसके बाद एक्स रेज क्या हैं, क्यों प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एक्स रेज का स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रम। फिर मूजले ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और कितने एलिमेंट्स को उन्होंने एम्प्लॉय किया और क्या रेंज थी वेवलेंथ की, जो एलिमेंट्स उनको एक्स रेज मिल रही हैं उनकी वेवलेंथ की। अब अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया और फर्दर आगे हमें क्या रिजल्ट्स मिले, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आज के लेक्चर में फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता इसे। आपने बेटे एक काम करना है, आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। मैं डेली इस बात पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें और ईयर्स भी मेंशन हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं 10 मिनट या 5 मिनट वेस्ट करूँ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाने में। मुझे लगता है कि अगर आप टॉपिक वाइज यूनिक नोट्स भी देखते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलता रहेगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब आया, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, जल्दी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप अपने अपने कैंपसेस में जाएंगे, अपने टीचर्स से आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो कंक्लूजन है मूजले एक्सपेरिमेंट के, यहाँ से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए बैठें, आप अपने प्रीवियस लेक्चर नोट्स सामने रखिए ताकि अपने लेक्चर को आप कनेक्ट कर सकें प्रीवियस लेक्चर के साथ, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा बेटे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।